गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो अपना जो नया एक टॉपिक देखते हैं फॉर्मल आवेश के बारे में। एक नंबर के आधार से इसके आधार से सवाल आ सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर्मल आवेश का एक इक्वेशन लिखा है। फॉर्मल आवेश यानी क्या, तो मुक्त परमाणु में से संयोजकता कक्षा के इलेक्ट्रॉन की संख्या। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दे दिया आपको ओजोन का O3। ये O3 यानी कि ओजोन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, मुक्त परमाणु में संयोजकता कक्षा के इलेक्ट्रॉन माइनस अनाबंधित इलेक्ट्रॉन की संख्या माइनस आबंधित इलेक्ट्रॉन की संख्या। पहले तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जो सूत्र में क्या क्या लिखा उसके बारे में समझ लेते हैं। मान लेते ये कितने ऑक्सीजन है, 3। उसमें इसको मैं पहला नंबर देता हूँ, इसको दूसरा और इसको मैं तीसरा। तो पहले ऑक्सीजन के लिए हम फॉर्मल आवेश निकालते हैं। इसके लिए पहले नंबर तो क्या लिखा है, मुक्त परमाणु में संयोजकता कक्षा के इलेक्ट्रॉन। तो जो ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन अगर मुक्त अवस्था में होगा तो उसकी बाह्यतम कक्षा यानी कि संयोजकता कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। बच्चों आप जानते हो, अगर ऑक्सीजन है तो उस ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होगा, 8 होगा। तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कक्षा के आधार से क्या बनेगी, 2 और 6। तो जब ऑक्सीजन मुक्त अवस्था में होगा, ऑक्सीजन क्या होगा, मुक्त अवस्था में होगा, तो उसकी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, 6 होंगे। तो मुक्त परमाणु यानी कि यह जो है अभी तो जुड़ा हुआ है, लेकिन हमें कौन सी वैल्यू रखनी है, जब वह परमाणु मुक्त होगा तब। तो ऑक्सीजन जब मुक्त होगा तब उसकी बाह्यतम कक्षा में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। फिर माइनस का क्या लिखा है, माइनस। अब ये पहले ऑक्सीजन के लिए बच्चों क्या है, अनाबंधित। अनाबंधित यानी कि एकाकी युग्म, यानी कि जो बंध बनाने में अप्लाई नहीं हुए हैं, जो बंध बनाने में नहीं अप्लाई हुए हैं, उस तरह से हमें देख लेना है। तो जो बंध बनाने में जुड़े नहीं है ऐसे इलेक्ट्रॉन की संख्या बच्चों कितने, तो यहाँ देख सकते हो कितने हैं, तो 6 माइनस कंप्लीट, फिर माइनस 1/2। अब आबंधित इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो यहाँ बंध बनाने में कितने जुड़े, तो आप देख सकते हो बंध कितने हैं, 1 2 3 बंध कितने हैं, 1 2 3। और एक आबंधित कितने इलेक्ट्रॉन से बंध बनता है बच्चों, 2 से। कितने इलेक्ट्रॉन से होता है, 2। तो इस तरह से आबंधित यानी कि जो बंध बना है, एक आबंध में कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी है, 2। ये 2 और ये 2, 4 और 2 6। तो उसके आधार से यहाँ क्या आ गया बच्चों, 6 कंप्लीट। दोबारा बता देता हूँ, पहले ऑक्सीजन का हम देख रहे थे मुक्त परमाणु का यानी कि जब ऑक्सीजन मुक्त होगा तब, अभी तो मुक्त नहीं है, लेकिन हमें जब वो मुक्त होगा तब कितने उसकी बाह्यतम कक्षा में होंगे, 6। कैसे आया, तब को मालूम है। ऑक्सीजन होगा उसकी पहली कक्षा क्या होगी, K। तो उसके बाद वाली कक्षा कौन सी होगी, L। और K कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। और L कक्षा में कितने होंगे, 6। इस आधार से बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। और बाह्यतम कक्षा को हम क्या कहते हैं बच्चों, संयोजकता कक्षा कहते हैं। इस आधार से कितने लिख दिए, 6 लिखे, जब ऑक्सीजन मुक्त होगा। फिर आगे लिखा था अनाबंधित। अनाबंधित यानी कि जो बंध नहीं बना है उसकी बात करेंगे। तो यहाँ बंध नहीं बना है, ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो मैंने कितने लिखे, 2। फिर -1/2 लिखा है, तो -1/2 हमने लिख दिया। आबंधित इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो बंध कितने थे, 1 2 और 3। अब एक बंध हो तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2। तो 3 आबंध में कितने होंगे, 6। अब बस जोड़ कर देना है आपको सभी का, ठीक है। यहाँ से हम डिवाइड करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, 3 आएगा। 6 - 2 6 - 2 करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, 4। 4 - 3 करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 1। तो ये जो पहला ऑक्सीजन का परमाणु है उसका फॉर्मल आवेश बच्चों कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, वैसे ही अगर दूसरा जो ऑक्सीजन का परमाणु है उसका हम फॉर्मल आवेश देखते हैं, जो दूसरा है। तो यहाँ पे भी मुक्त परमाणु ऑक्सीजन है, तो मुक्त परमाणु होगा तो उसकी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, 6। अगर यहाँ नाइट्रोजन होता, अगर यहाँ नाइट्रोजन है तो हम कितने लिखते बच्चों, मुक्त 5 लिखते। अगर मान लो फ्लोरीन होता तो हम मुक्त कितने लिखते बच्चों, 7 लिखते। क्यों, फ्लोरीन होगा तो उसका परमाणु क्रमांक 9, 2 और 7। नाइट्रोजन होगा तो उसका परमाणु क्रमांक नाइट्रोजन का बच्चों कितना है, 7 है, तो 2 और 5, ठीक है। उस तरह से आ जाएगा। अब माइनस संख्या के आधार से मुक्त लिख लिया हमने, ठीक है। फिर माइनस का माइनस, अनाबंधित, यहाँ अनाबंधित कितने हैं, 2 और 2 4। फिर -1/2
ब्रैकेट के अंदर क्या आएंगे, आबंध आएंगे। तो आबंध कितने, दूसरे ऑक्सीजन के परमाणु के ऊपर दो आबंध, इसलिए परमाणु कितने होंगे, 4। कंप्लीट। यहाँ गिनेंगे 6 में से 4 जाएंगे तो बच्चों कितना आएगा, 2 माइनस 2 से डिवाइड करेंगे 4 को तो कितने आएगा, तो 2 माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा। यानी कि जो दूसरा नंबर जो हमने दिया है ऑक्सीजन परमाणु उसका फॉर्मल आवेश कितना हो जाएगा, जी। वैसे ही आपको किसका ज्ञात करना है, तीसरे का। आशा रखता हूँ इस तरह से जो फॉर्मल आवेश की बात है वो आपको समझ में आएगा। धन्यवाद। आगे का टॉपिक देखेंगे हम। स्टूडेंट आगे का जो टॉपिक है अष्टक की सीमाएं। अष्टक के बारे में हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था। अष्टक यानी कि क्या, तो जिन केंद्रीय परमाणु की बाह्यतम कक्षा के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो वह अष्टक का नियम पालन करता है, ऐसा हम कहते हैं। यानी कि बंध जुड़ने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8। तो उसे हम क्या कहते हैं, अष्टक का नियम पालन कर रहा है। कोई भी अणु था, जैसे कि हमने पानी देखा था, NH3 अमोनिया का देखा था, एमोनियम आयन का भी हमने देखा था, मीथेन का भी देखा था। इन सब ने हमने देखा था कि जो अणु का केंद्रीय परमाणु और उनके साइड के भी परमाणु की अष्टक की रचना 8 इलेक्ट्रॉन क्या होते थे, कंप्लीट हो जाते थे। अब सीमा के अंदर हम क्या देखेंगे, तो उसके भी 3 हैं। एक केंद्रीय परमाणु का अपूर्ण अष्टक, दूसरा विषम इलेक्ट्रॉन और प्रसरित के बाद। तो बारी बारी देखते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है केंद्रीय परमाणु पर अपूर्ण अष्टक। केंद्रीय परमाणु पर अपूर्ण अष्टक का मतलब जो अणु होगा आपका, जो यौगिक होगा, उसका जो केंद्रीय परमाणु उसकी बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन से कम हो, 4 इलेक्ट्रॉन से कम हो, तो ऐसे जो अष्टक का पालन करते नहीं। लेकिन हाँ वो स्थायी होते हैं, वह स्थायी होते हैं, लेकिन वह अष्टक का पालन करते नहीं। जैसे कि लिथियम, लिथियम की बाह्यतम कक्षा में बच्चों कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1। बेरिलियम, बेरिलियम की बाह्यतम कक्षा में बच्चों कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2। बोरॉन, बोरॉन की बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, 3। वैसे ही मैग्नीशियम की बाह्यतम कक्षा में 2, एल्यूमिनियम की बाह्यतम कक्षा में 3। यानी ये सारे ऐसे तत्व हैं जिनकी बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन से कम हो। ऐसे इलेक्ट्रॉन, ऐसे परमाणु वह जब केंद्रीय परमाणु के तौर पर होंगे तो वह अष्टक का नियम पालन करते नहीं। आइए उसके उदाहरण से देख लेते हैं। जैसे कि लिथियम क्लोराइड मैंने यहाँ पे लिखा है, तो इसको मैं इस तरह से लिखूँ, इसको मैं इस तरह से लिख लेता हूँ। यह हमने लिथियम क्लोराइड लिखा तो ये LiCl। यहाँ ध्यान रख सकते हो लिथियम की बाह्यतम कक्षा में बच्चों कितना इलेक्ट्रॉन था, 1। क्लोरीन की बाह्यतम कक्षा में अब तो ध्यान में रहना चाहिए बच्चों, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है, तो 2, 8, 7। तो क्लोरीन की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, 7 होंगे। तो ये 6 और 1 जुड़ गया 7। अब क्लोरीन का देखोगे तो ये 6 और 2 8, क्लोरीन की अष्टक कंप्लीट है, लेकिन लिथियम के नहीं है। लिथियम के पास अभी कितने हैं, 2, फिर भी वह स्थायी है। अब लिथियम के पास क्यों 2 है, क्योंकि उसकी बाह्यतम कक्षा में 4 से कम है। हाँ, लिथियम की बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, यानी लिथियम की अष्टक की रचना कंप्लीट नहीं है, फिर भी वह क्या है, स्थायी। तो ये अष्टक की सीमाओं के अंदर आ जाएगा। वैसे बेरिलियम BeH2 इक्वेशन, ये जो सूत्र किसका हो जाएगा, BeH। आप जानते हो बच्चों की जो हाइड्रोजन है उसकी बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1। और जो बेरिलियम है उसका परमाणु क्रमांक, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम परमाणु क्रमांक 4। तो पहली कक्षा में 2 और बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, 2। यानी यहाँ पे भी 4 से कम है, तो उसकी भी अष्टक की संरचना कंप्लीट नहीं है। ये 2 और 2 कितने हो गए बच्चों, 4। यानी कि इसकी अष्टक की संरचना कंप्लीट नहीं, फिर भी यह क्या है, स्थायी। यानी कुछ ऐसे भी यौगिक है जिनकी अष्टक की संरचना कंप्लीट होती नहीं है, फिर भी वह क्या है, स्थायी। जिसका एक और ये उदाहरण था। फिर वैसे BCl, क्या है, BCl। आप जानते हो बोरॉन का परमाणु क्रमांक 5, पहली कक्षा में 2, उसकी बाद की कक्षा में 3, यानी 4 से कम आ गए बच्चों, या 3। क्लोरीन की बाह्यतम कक्षा में कितने होते हैं, 7, 1 जुड़ गया, अब कितने आएंगे, 6 और 1 7। यानी कि अगर क्लोरीन की बात करेंगे तो क्लोरीन की तो अष्टक रचना कंप्लीट है, लेकिन जो केंद्रीय परमाणु बोरॉन है उसकी अष्टक की संरचना कंप्लीट नहीं है। क्यों, देखो यहाँ पे 2, 2, 4 और 2, 6। कितने इलेक्ट्रॉन हुए बोरॉन के पास, बाह्यतम कक्षा में 3 थे, अब जुड़ गया BCl3 के अंदर कितने हैं बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन।
यानी अष्टक के लिए तो कितने होने चाहिए 8, यानी कि 8 कंप्लीट नहीं है, फिर भी यह क्या है स्थायी। यानी कि अष्टक के नियम में भी कुछ जो जगह ऐसी थी जहाँ पे वह पालन होता नहीं था। तो ऐसा कौन सा? तो सबसे पहला केंद्रीय परमाणु की अपूर्णता वाले, अपूर्ण इलेक्ट्रॉन वाले। तो उसमें कौन सा? तो जिन तत्व की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन से अगर कम हो तो वह अष्टक का नियम पालन करते नहीं। ये उसकी पहली सीमा है बच्चों, जिसके 3 उदाहरण से मैंने आपको बताया। अब उसके आगे विषम इलेक्ट्रॉन वाले, जिनकी बाह्यतम कक्षा में, जिन तत्व की बाह्यतम कक्षा में विषम इलेक्ट्रॉन, जिन तत्व की बाह्यतम कक्षा में अगर विषम इलेक्ट्रॉन हो, वैसे भी तत्व अष्टक का नियम का पालन करते नहीं। वैसे भी जो इलेक्ट्रॉन, विषम इलेक्ट्रॉन जो अष्टक का पालन करते हैं, क्या ऐसा हर बार होता है? नहीं बच्चों, कुछ ऐसे भी यौगिक है जो पालन करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी यौगिक है जो पालन नहीं करते। तो जो पालन नहीं करते वो आपको याद रखने हैं, जैसे कि मैंने 2 बोर्ड पे लिखे, यानी ये पूछा जा सकता है, ठीक है, कि लिखो अष्टक नियम की सीमाएं लिखो, तो ये पूरा आपको टॉपिक लिखना पड़ेगा, ठीक है, किताब में दिया है, वो हम देख रहे हैं। अब दोबारा विषम इलेक्ट्रॉन की परिभाषा लिखो, केंद्रीय परमाणु जिनकी बाह्यतम कक्षा में विषम इलेक्ट्रॉन हो, ऐसे जो परमाणु अगर अष्टक का नियम का पालन नहीं करते तो नियम विषम इलेक्ट्रॉन के आधार से कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि नाइट्रोजन की बाह्यतम कक्षा में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। विषम आए कि नहीं आए? और संख्या आई कि नहीं आई? तो 5 में से बच्चों यहाँ कितने जुड़ गए? 2 जुड़े। ऑक्सीजन होता है, उसकी बाह्यतम कक्षा में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। 6 में से कितने जुड़े? 2। तो बच्चे कितने? 4। नाइट्रोजन की बाह्यतम कक्षा में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन थे? 5। कितने थे बच्चों? 5। 5 में से कितने जुड़े? 2। बच्चे कितने? 3। कंप्लीट। अब यहाँ देखो 3 और ये कितने हो गए? 4। 4 और 3 7। यानी यहाँ पे आप देख रहे हो अष्टक के नियम का पालन होता नहीं। किसके ऊपर? नाइट्रोजन पे। ऑक्सीजन का तो हो जाता है। ऑक्सीजन का यह 4 और ये 4, 8 हो गए। यानी ऑक्सीजन का तो अष्टक का नियम पालन होता है, लेकिन नाइट्रोजन का नहीं हुआ। अब नाइट्रोजन का क्यों नहीं हुआ? क्योंकि नाइट्रोजन की बाह्यतम कक्षा में विषम इलेक्ट्रॉन होते। अब क्या हर बार नाइट्रोजन के यौगिक के अंदर नहीं होगा? नहीं बच्चों, कुछ यौगिक नाइट्रोजन के ऐसे जहाँ पे जो यौगिक की अष्टक की रचना प्राप्त होती है, लेकिन कुछ में भी नहीं होता है। यहाँ पे जो दूसरा है उसकी बात करते हैं बच्चों। यहाँ पे देख सकते हो केंद्रीय परमाणु कौन है बच्चों? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 5, जो भी मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे 1, 2 और 3 जुड़ गए, 2 बच्चे। अब यहाँ ध्यान में रखना, ऑक्सीजन की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। 6 में से कितने जुड़े? 2 और कितने? ये 4। 6 हो गए। वैसे यहाँ पे 6 में से कितना जुड़ा बच्चों? 5 जुड़े। कितने जुड़े? सॉरी 1 जुड़ गया और बचा कितना? 5। ठीक है, ऑक्सीजन की बाह्यतम कक्षा में 6 थे, 1 जुड़ गया, बचे कितना? 5। अब ऑक्सीजन अपने अष्टक की रचना कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? प्राप्त करेगा। और नाइट्रोजन क्या करेगा? दान। नाइट्रोजन दान कर रहा है, इसके लिए उसके ऊपर मैंने क्या लिखा? प्लस। और ऑक्सीजन प्राप्त कर रहा है, इसके लिए उसके ऊपर मैं क्या लिख रहा हूँ? माइनस। अब देखो ऑक्सीजन की तो अष्टक रचना कंप्लीट है, इस तरफ की भी ऑक्सीजन की अष्टक रचना कंप्लीट है, लेकिन नाइट्रोजन की नहीं। क्यों नाइट्रोजन की नहीं है? तो जैसे कि जो अपना टॉपिक का नाम है विषम इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन जो अपना केंद्रीय परमाणु है, उनकी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, जो कि विषम इलेक्ट्रॉन। यानी कई ऐसे यौगिक है जिनकी बाह्यतम कक्षा में विषम इलेक्ट्रॉन होने के कारण वह अष्टक के नियम का पालन नहीं करते। जिसका ये दोनों मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया, उसके आधार से समझा दिया। यहाँ पे नाइट्रोजन देखोगे, वह अष्टक का नियम का पालन करता नहीं। अब उसके बाद जो तीसरा टॉपिक था प्रसारित, यानी जो प्रसारित होंगे उनके अंदर भी अष्टक का नियम पालन होता नहीं। प्रसारित यानी कि क्या? तो तीसरी जो आवर्त है या उससे बाद में आने वाली जो आवर्त के जो परमाणु, अगर वह केंद्रीय परमाणु के तौर पे होंगे तो उनकी बाह्यतम कक्षा में 4 या 8 से अधिक, शब्द ध्यान में लेना बच्चों, 4 या 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं जो अष्टक का नियम पालन करते नहीं है, फिर भी वह क्या होते हैं? स्थायी होते। एग्जाम्पल से समझते, जैसे कि आप देख रहे हो फॉस्फोरस, तीसरी आवर्त में आएगा। सल्फर, वह भी तीसरी आवर्त में आएगा। यहाँ पे भी जो सल्फर है वह तीसरी आवर्त में आएगा।
यह सभी ऐसे जो तीसरी आवर्त के तत्व, और मैंने क्या शब्द कहा, तीसरी या उससे आगे यानी कि चौथी पांचवी जो भी हो, उन सभी में क्या आता है, डी कक्षक उपलब्ध होती है। कौन सी होती है, डी कक्षक उपलब्ध। आप देख सकते हो फास्फोरस तीसरी आवर्त में डी कक्षक जो उस तरह से। अब इनकी उपस्थिति के कारण उनकी बाह्यतम कक्षा में 4 या 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन होने के कारण वह अष्टक की रचना प्राप्त कर पाते नहीं, फिर भी वह क्या स्थायी, यानी ये 3 के आधार से देखते हो और यह अष्टक की सीमा में आ जाएगा। सबसे पहला उदाहरण था PF5, फास्फोरस का परमाणु क्रमांक है बच्चों 15 है, तो उसकी अगर कक्षा के आधार से इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखेंगे तो 2 8 5, 15 2 8 5, यानी फास्फोरस की बाह्यतम कक्षा में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 5 हुए। कितने हुए, 5, ये 5 लिखे। और कितने फ्लोरीन जुड़े, 5 जुड़े। तो ये पांचों में क्या कर देता हूँ बच्चों, फ्लोरीन में जोड़ देता, पांचों में क्या जोड़ देता हूँ बच्चों, फ्लोरीन में जोड़ देता हूँ। अब ये पांचों में फ्लोरीन जोड़े, अब आप देख सकते हो फ्लोरीन की बाह्यतम कक्षा में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। 7 में से कितना जुड़ा, 1, बचे कितने बच्चों, बचे कितने, 6 बचे। 7 थे, 1 जुड़ा, तो बचे कितने, 6। अब ये 6 और 2 8, यानी ये सभी फ्लोरीन की अष्टक रचना कंप्लीट है। लेकिन क्या फास्फोरस की अष्टक की रचना कंप्लीट है बच्चों, नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि फास्फोरस के पास यह 1 2 3 4 5 आवन है। 5 आवन यानी कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 10। यानी अब फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10। बाकी सारे फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 8 8 8, जबकि फास्फोरस के पास कितने हैं, 10। यानी 10 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसे हम क्या कहते हैं, अष्टक के नियम का पालन करता नहीं है। यानी PF5 अष्टक के नियम का पालन करता नहीं, फिर भी यह क्या हिस्सा है, इसीलिए इसके आधार को हम क्या कहते हैं, प्रसारित कहते हैं। तीसरी या उसके आगे की जो आवर्त होती है उनके अंदर डी कक्षक उपलब्ध होती है, और डी कक्षक उपलब्ध होने के कारण उनकी बाह्यतम कक्षा में 4 या 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन होने के कारण वह अष्टक का नियम का पालन करते नहीं, जिसका एग्जाम्पल आपके सामने है। अब वैसे मैं बता देता हूँ SF6, इसको मैं बता देता हूँ सल्फर। बच्चों सल्फर का परमाणु क्रमांक क्या है, 16। सल्फर का परमाणु क्रमांक क्या है, 16। अब उसको कक्षा के आधार से अपने इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखेंगे तो क्या है, 2 8 6, 2 8 6, यानी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हुए बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन हुए। कितने हुए, सल्फर की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 6। कैसे, उसका परमाणु क्रमांक 16 है, तो इलेक्ट्रॉन विन्यास बनेगी 2 8 6, यानी बाह्यतम कक्षा संयोजकता कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, और उनके अंदर फ्लोरीन हमें कितने जोड़ने हैं बच्चों, 6 फ्लोरीन जोड़ने। ये मैं 6 फ्लोरीन जोड़ देता, आप देख सकते हो बोर्ड के ऊपर मैंने सल्फर के साथ 6 फ्लोरीन जोड़ दिए। ठीक है बच्चों, अब आपको अभी यहाँ पे ही समझाया था फ्लोरीन की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, जिसमें एक जुड़ गया, बाकी बचे कितने बच्चों, 6। तो ये 6 और 2 8। वैसे ही हर एक फ्लोरीन की बाह्यतम कक्षा में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। लेकिन अगर सल्फर देखोगे तो क्या उसकी बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हो रहे बंद जुड़ने के बाद, तो देख सकते हो कितने आबंध है, 6 आबंध है, तो 6 गुणा 2 12 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। अब ये जो केंद्रीय परमाणु सल्फर है उसके ऊपर 12 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, यानी अष्टक के नियम के आधार से तो बच्चों कितने होने चाहिए, तो 8, लेकिन अब कितने हैं, 12, यानी कि यह अष्टक का नियम पालन करता नहीं, यानी इसकी सीमा के अंदर यह है। वैसे ही एक और एग्जांपल है H2SO4, जो यहाँ पे बता देता हूँ। H2SO4 में ये सल्फर 4 ऑक्सीजन दर्शाते हैं बच्चों, कितने ऑक्सीजन दर्शाता है उन्हें, 4। यह 4 ऑक्सीजन दर्शाते हैं। सल्फर की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, जो अभी बताया। ये 1, ये 2, ये 3, यह 4, ये 5 और यह 6, कंप्लीट। ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ कितना है, एक हाइड्रोजन H2 था, ये H2SO4 का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। स्ट्रक्चर के अंदर देखोगे केवल जो केंद्रीय परमाणु जो सल्फर है उसकी अष्टक की रचना कंप्लीट होती नहीं है। क्यों भाई नहीं होती, देख सकते हो सल्फर के पास कितने आबंध है, 6 यानी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 12, यानी कि वह अष्टक का पालन करता नहीं। लेकिन यह जो चारों ऑक्सीजन अष्टक की संरचना पालन करता है। हाइड्रोजन के पास में कितने हैं, 2 स्थायी। क्यों, क्योंकि वह केंद्रीय परमाणु अगर 4 इलेक्ट्रॉन से कम हो वो भी अष्टक का पालन करते नहीं, यानी हाइड्रोजन नहीं करता और सल्फर करता नहीं। यानी इस तरह से उसके तीनों उदाहरण मैंने बच्चों समझा दिए। अब आगे जो अपना जो टॉपिक है,
अष्टक की कमियां, यानी ये जो हमने अभी तक अष्टक 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 किया, तो जो अष्टक के नियम था उसके अंदर भी कुछ कमियां हैं बच्चों। ऐसा नहीं कि सभी बेनिफिट ही है, कुछ कमियों में सबसे पहला पॉइंट लिखा है कि जो उत्कृष्ट गैस यानी कि 18वां समूह, निष्क्रिय गैस भी हम कहते हैं, उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं। अब वह किसी के साथ भी रासायनिक अभिक्रिया करते नहीं है, वह किसी के साथ भी रासायनिक अभिक्रिया करते नहीं है, लेकिन उनमें केवल ज़ेनॉन और क्रिप्टॉन, यह दो ऐसे तत्व हैं जो ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके कुछ यौगिक बनाते हैं, जो मैंने आपके सामने लिखा। यानी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि अष्टक की कमियों के बारे में लिखो, तो उसमें सबसे पहला टॉपिक आपको बनाना है कि जो उत्कृष्ट गैस जो है वह उत्कृष्ट गैस के साथ यह क्या है, अक्रिय अष्टक, जो जैसे कि उसके अंदर कुछ ही ऐसे जो तत्व है कि जो जैसे कि ज़ेनॉन और क्रिप्टॉन, जो कुछ ऑक्सीजन और फ्लोरीन तत्व के साथ भी, केवल ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही यौगिक बनाते हैं, बाकी के बनाते नहीं। उसके बाद है कि यह जो अष्टक का जो सिद्धांत है उसके आधार से अणु की आकृति के बारे में कोई जानकारी प्राप्त होती नहीं है। यह भी उसकी कमी हो गई कि भाई अष्टक का नियम तो हमने पढ़ लिया, लेकिन उस अष्टक के नियम के आधार से अणु की जो आकृति है उसके बारे में हमें कोई जानकारी प्राप्त होती नहीं। उसके बाद कहा कि अष्टक के नियम के आधार से ना तो ऊर्जा का ना तो स्थायित्व का कोई संकेत देता नहीं। यानी कि जो अष्टक के नियम उसकी ऊर्जा के बारे में या उसके स्थायित्व के बारे में कोई संकेत देता नहीं। यह अष्टक के नियम की 3 कमियां थी बच्चों, किताब में देख लेना, उस तरह से लिखा हुआ है, वह लिखकर आप कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे अष्टक का नियम का पालन होता है, किस तरह से हम पालन करते हैं वह बताया, और कौन कौन सी जगह पे अष्टक का नियम पालन नहीं होता है वह भी आपको बताया। यानी कि आपको अगर अष्टक की सीमा के बारे में पूछा जाए तो यह सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी बच्चों। और अष्टक के नियम के बारे में लिखो, ऐसा पूछा जाए तो आपको लिखना है किसी भी तत्व के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो, जो अणु या यौगिक बनने के बाद 8 इलेक्ट्रॉन वह प्राप्त करता हो, तो उसे अष्टक का नियम पालन किया हुआ कहते। इस तरह से नियम के बारे में उसके कुछ यौगिक भी आप बता सकते हो, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया मीथेन था, एमोनिया था, एमोनियम आयन था, यह सारे जो मैंने आपको बताए थे। आशा रखता हूँ कि यह जो टॉपिक है आपको समझ में आ गया होगा। इसके आधार से अगर कोई सवाल है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, बता सकते हो, या स्कूल में भी आ सकते हो। धन्यवाद।